हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। तो आज मैं आया हूं आपके लिए एक नया लेक्चर लेके मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट या मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से। पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है तो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होता है। उस फोर्स की डायरेक्शन हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से या राइट हैंड पाम रूल से निकाल सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है, किस डायरेक्शन में फोर्स लगता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखा जाता है तो उसके ऊपर फोर्स के बारे में। तो मेरा नाम है अमित कुमार तिवारी, आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल फिजिक्स की क्लास अमित के साथ। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। फोर्स on a current carrying conductor in a magnetic field तो फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होता है। पहले हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए करेंगे, ठीक है ना, फॉर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फिर नॉन यूनिफॉर्म के लिए भी देखेंगे। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा हुआ कंडक्टर, तो देखिए हम जानते हैं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है, जैसे कि मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस है इनवर्ड बोर्ड में, अगर इसमें कोई चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू चार्ज इधर की तरफ एंटर करता है तो इसके ऊपर फोर्स लगता है। ठीक है ना, वो फोर्स कितना होता है, लॉरेंट्ज फोर्स, मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स कितना होता है, Fm इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, या Fm इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी। मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी की डायरेक्शन के बीच का एंगल होता है थीटा। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल क्यू मोशन करता है तो इतना फोर्स लगता था। ठीक है, इस फोर्स की डायरेक्शन हम पाम रूल से निकाल सकते हैं, राइट हैंड पाम रूल से। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन या मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन, और ये फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है ना, तो इसमें देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, मोशन ऑफ चार्ज इधर की तरफ, तो फोर्स किधर लगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगा, ऐसे इधर की तरफ यहाँ पर इसके ऊपर फोर्स लगा, इसकी वजह से सर्कुलर पाथ वगैरह लेता है। ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को देखेंगे, उसमें कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, अब करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब क्या है कि उसमें जो चार्ज है वो मोशन कर रहा है, तभी करंट फ्लो हो रही है। ठीक है ना, तो हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर को रखेंगे तो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगा। वो फोर्स कितना होगा अब देखते हैं। ये अब मान लो एक रॉड होती है, ऐसे इस तरह से एक रॉड है, और इस रॉड में करंट फ्लो हो रही है। सपोज दैट इधर से इधर की डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, ऐसे। ठीक है, इस तरह से करंट फ्लो हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहे होंगे इस साइड में ड्रिफ्ट स्पीड से। अब मान लो कि यहां पर ये कुछ इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये इधर आ रहे हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर की तरफ जा रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं इसका मतलब पॉजिटिव इधर जा रहा है। ठीक है, तो देखिए अब अगर इस चार्ज के ऊपर हम फोर्स देखें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड पाम रूल से, तो कितना आएगा। देखिए मैग्नेटिक फील्ड एक कंसीडर कर लेते हैं इस तरह से। देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट की डायरेक्शन इधर की तरफ, यानी पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन, तो फोर्स किधर लगा, इसके ऊपर फोर्स लगा इधर की तरफ। इसी तरह और भी निगेटिव इधर आ रहे हैं, पॉजिटिव इधर जा रहे हैं, मतलब नेगेटिव के इधर आने का एक मतलब ये भी होता है कि पॉजिटिव इधर जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव की डायरेक्शन में होती है।
तो क्या होगा कि इन सारे पॉजिटिव के ऊपर इस तरह से ऊपर की तरफ एक फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉनों के ऊपर फोर्स अप्लाई होगा तो ये जब एटम से कोलाइड करेंगे तो पूरे कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगा, वो एटम से टकराया, उसने फोर्स लगाया जिधर की तरफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जिधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि सब पे इधर की तरफ फोर्स लगा तो ओवरऑल कंडक्टर पे भी एक फोर्स ऊपर की तरफ लगने लगेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कितना फोर्स लगेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो मान लेते हैं कि एक हमने करंट कैरिंग कंडक्टर लिया एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर रखा हुआ है, एक रॉड रखी हुई है। ठीक है, इस तरह से एक रॉड रखी हुई है मान लीजिए, और इस रॉड का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है ए। इस रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो है ए। इस रॉड की लेंथ है एल। ठीक है, और इस रॉड के और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच एंगल है थीटा। करंट इधर की तरफ ऐसे फ्लो हो रही है आई। ठीक है, आई करंट इधर की तरफ फ्लो हो रही है। तो ये रॉड एक मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है और इस मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पर रखी गई है। करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले इसका छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। मान लो हमने एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया, ये यहां पर हमने एक छोटा सा एलिमेंट ये कंसीडर कर लिया डीएल। पहले इस डीएल एलिमेंट के ऊपर फोर्स निकालेंगे, फिर हम पूरे जितना भी कंडक्टर है उसकी वजह से फोर्स निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो देखिए अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, मतलब एक पॉजिटिव हो, एक इलेक्ट्रॉन इधर आए या एक पॉजिटिव ऊपर की तरफ जाए, ठीक है, तो चार्ज क्या हो गया, 1 पॉजिटिव चार्ज के बराबर हो गया, 1 प्रोटॉन के बराबर। इसी तरह 2 हो तो 2 प्रोटॉन के बराबर चार्ज हो गया। ठीक है ना, अगर इसमें x हो तो x प्रोटॉन हो गया। इस पूरे कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम आर n। यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n है। ठीक है ना, तो देखो इतना वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये कितना वॉल्यूम हो जाएगा, एक तो डीएल लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, तो लेंथ इंटू एरिया। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एडीएल वॉल्यूम कितने हो गए, अगर यूनिट वॉल्यूम में n है तो एडीएल वॉल्यूम में कितने हो गए, NaDl। ठीक है ना, अब एक इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, इसका मतलब एक पॉजिटिव इधर जा रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, -e। एक पॉजिटिव के ऊपर चार्ज कितना होता है, +e। यानी कि ओवरऑल चार्ज अगर हम देखें तो कितना है, 1 पर e है, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पर कितना चार्ज हो जाएगा। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड देखें चार्ज का, 1 पर e है तो इतने पर कितना हो गया, तो टोटल चार्ज इन एडीएल वॉल्यूम, एडीएल वॉल्यूम में टोटल चार्ज कितना हो गया, E इंटू NaDl। ठीक है ना, यूनिट वॉल्यूम में n है, एडीएल वॉल्यूम में NaDl है, तो ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर E चार्ज, तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, ENaDl, मतलब Q हमारे पास आ चुका है ENaDl। ठीक है ना, अब मैग्नेटिक फील्ड B है, एंगल थीटा है, तो अगर हम फोर्स लिखें बाय लॉरेंस लॉ या बाय लॉरेंस फोर्स,
जो डीएल एलिमेंट के जितने भी चार्जेस हैं उनके ऊपर नेट फोर्स कितना लगा, यानी डीएल एलिमेंट पे नेट फोर्स कितना लगा, डीएफ मान लेते हैं, कितना लगा, क्यू वी डी। देखिए जो चार्ज है वो इसमें किस स्पीड से चलता है, ड्रिफ्ट स्पीड से। किसी कंडक्टर में जब करंट फ्लो होती है तो जो चार्ज कैरियर मूव करते हैं उनकी जो एवरेज स्पीड होती है उसको हम ड्रिफ्ट स्पीड बोलते हैं। तुमने क्या लिखा, क्यू वी डी बी और साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है ना। क्यू की वैल्यू पुट कर दे, तो क्यू की वैल्यू है ई एन ए डी एल वी डी बी और साइन थीटा। अब देखिए यहां पर एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी इसको एक साथ लिखा, फिर डी एल और बी साइन थीटा। फोर्स ऑन द कंडक्टर ऑफ लेंथ एल कितना हो गया फोर्स, F इज इक्वल टू, इंटीग्रेट कर दिया डी एफ को, यानी कि एन ई ए वी डी डी एल बी साइन थीटा, ठीक है ना। कहां से कहां तक इंटीग्रेट किया, 0 टू L तक। तो फोर्स इज इक्वल टू कितना आ गया, कांस्टेंट टर्म बाहर करें, एन ई ए वी डी बी साइन थीटा, ये सब कांस्टेंट टर्म है, 0 टू L dl। अब dl का इंटीग्रेशन करें क्या आएगा, L आ जाएगा, यानी कि आ गया एन ई ए वी डी एल बी और साइन थीटा। अब देखो जो एन ई ए वी डी है इसको हम I लिख सकते हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड। तो कितना होता था, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, यानी इसके जगह पर हमने लिख दिया I एल बी साइन थीटा, ठीक है। इन वेक्टर फॉर्म अगर लिखें, इन वेक्टर फॉर्म में क्या आया, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, ठीक है। L को वेक्टर टर्म में लिखा है तो L की डायरेक्शन क्या होगी, L की डायरेक्शन वही होगी जो कि करंट की डायरेक्शन होगी। यही कंसीडर करते चले हैं, बायो-सावर्ट लॉ में भी यही कंसीडर किया था कि L की डायरेक्शन कौन सी होगी, जो करंट की डायरेक्शन होगी। जैसे यहां पर करंट की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, ये करंट की डायरेक्शन हो गई, यानी लेंथ की डायरेक्शन हो गई, ठीक है ना। अब अगर आपको यहां पर फोर्स की डायरेक्शन चाहिए तो क्रॉस प्रोडक्ट है तो स्क्रू रूल लगा दें, L क्रॉस बी, यानी कि स्क्रू ड्राइवर को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, L क्रॉस बी तो नीचे की तरफ जाएगा ये, यानी यहां पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की तरफ होगी कंडक्टर के ऊपर, ठीक है ना। यहां पर इस कंडक्टर पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर नीचे की तरफ, L के भी परपेंडिकुलर और B के भी परपेंडिकुलर, यानी कि जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर F भी आएगा एंड फोर्स परपेंडिकुलर B भी आएगा, ठीक है। तो ये थी फोर्स की वैल्यू। अब देखिए ये जो फोर्स है अभी हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे और स्ट्रेट कंडक्टर पर फाइंड किया है, ठीक है। फोर्स की डायरेक्शन आपने देखा कि कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड दिया गया इस तरह से, ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है, ऐसे करंट फ्लो हो रही है I, ठीक है, परपेंडिकुलर रखा हुआ है इसके। फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, देखिए लेफ्ट हैंड रूल लगाएं तो मैग्नेटिक फील्ड करंट फोर्स ऊपर की तरफ लगा, ठीक है ना। अगर डॉट होती है यानी कि बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड अगर है तो फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, करंट इधर की तरफ, फोर्स किधर लगा, नीचे की तरफ लगा, मैग्नेटिक फील्ड करंट फोर्स, ठीक है। राइट हैंड पाम रूल से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट की डायरेक्शन है,
तो करंट की डायरेक्शन इधर है तो इधर घुमा दिया, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, करंट की डायरेक्शन इधर की तरफ, फोर्स किधर लगा, नीचे की तरफ फोर्स लगा। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। अब देखिए ये तो था कि स्ट्रेट वायर था, अगर मान लीजिए कि वायर स्ट्रेट नहीं है, ठीक है, कुछ इस तरह से दिया गया है वायर आपको, ऐसे मान लो कि एक वायर हमने लिया और वो उसको इस तरह से बेंड कर दिया गया है, ये लेंथ L है और ये लेंथ L है, यहाँ पर कुछ एंगल है, मान लीजिए 45 डिग्री का एंगल ये है, 45 ये, ठीक है, और करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसे आई करंट फ्लो हो रही है, ठीक। एक मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड डायरेक्शन में। अब आपको इस पे फोर्स फाइंड करना है, टोटल फोर्स फाइंड करना है और किस डायरेक्शन में लगेगा ये भी फाइंड करना है। तो अगर आप देखो यहाँ पर तो जो कंडक्टर है, ये वाला जो कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, ठीक है ना, यानी कि इस वाले पर फोर्स लगेगा ILB और इस वाले पर फोर्स लगेगा ILB। करंट सेम है, लेंथ सेम है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो इन दोनों के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा। देखिए अब फोर्स की डायरेक्शन हम राइट हैंड पाम रूल से अगर निकाले तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, नीचे की तरफ, करंट की डायरेक्शन इधर की तरफ, फोर्स कैसे लगा, इधर बाहर की तरफ लगा, यानी कि इसके ऊपर फोर्स लगेगा ऐसे F, ठीक है ना। इस वाले के ऊपर देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट की डायरेक्शन इधर, फोर्स इधर लगा, यानी इसके ऊपर फोर्स लगा इस तरह से, ठीक है। फोर्स जो है वो इस लेंथ के परपेंडिकुलर लगेगा, IL क्रॉस भी है, ठीक है ना। अब देखिए अगर आप नेट फोर्स निकालो तो देखिए नेट फोर्स कितना आएगा, इस तरह से है 45 डिग्री 45 डिग्री, ये यहाँ पर परपेंडिकुलर ऐसे फोर्स लगा F और ये लगा इस तरह से ऐसे, ठीक है ना। अगर एंगल देखिए आप, इस फोर्स को अगर हम यहाँ पर लिखेंगे, यानी इनका रिजल्टेंट निकालना है तो दोनों के बीच का एंगल पता होना चाहिए। देखिए ये 45 है अगर, तो ये भी 45 होगा, ठीक है ना। अगर ये 45 है, पूरा 90 है, तो ये 45 डिग्री होगी। इसी तरह इधर देखिए, इसमें ये वर्टिकल, ये वो अल्टरनेटिंग एंगल 45 डिग्री, ये पूरा 90 है, तो ये भी 45 डिग्री। अब अगर आप देखो तो इस हॉरिजॉन्टल से 45 नीचे ये है, हॉरिजॉन्टल से 45 ऊपर ये है, ठीक है ना। इसका मतलब इन दोनों के बीच में अगर हॉरिजॉन्टल से देखें तो 45 डिग्री पर ये हो गया F और 45 डिग्री पर ये हो गया F, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 है, ठीक है ना। अब 90 है तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, नेट फोर्स जो आ जाएगा F डैश F नेट इज इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, यानी कितना आ गया F रूट 2, ठीक है। 90 डिग्री पर है ना, तो F रूट 2 आ गया। अब देखो यहाँ पर F की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर ILB, F इज इक्वल टू ILB, 90 डिग्री का एंगल है तो साइन 90 हो गया, ये कितना हो गया, ये F की जगह पर लिख दिया ILB रूट 2, ठीक है, ये फोर्स लग गया। अच्छा अब एक चीज समझिए आप, जैसे कि अगर हम देखें कि फोर्स है कितना, ILB साइन थीटा होता है, अगर थीटा हुआ 0 तो फोर्स क्या हो गया 0, या थीटा हुआ 180 तो फोर्स हो गया 0। दोनों के केस में फोर्स 0 होगा, चाहे थीटा 0 हो चाहे 180 हो। अगर F होगा 90 डिग्री तो फोर्स क्या हो जाएगा, सॉरी थीटा होगा 90 डिग्री तो फोर्स क्या हो जाएगा IBL, और ये फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स होगा, ठीक है ना। अब इस पे देखिए क्या हुआ कि जब हमने फोर्स निकाला तो यहां पर आया ILB अंडर रूट 2, ठीक। अब एक चीज आप समझिए
जो आप यहां पर एल यूज करते हो, एक्चुअली ये एल, ये डिस्प्लेसमेंट लेंथ होती है। डिस्प्लेसमेंट लेंथ का मतलब क्या है कि आप यहां से और यहां के बीच की लेंथ की बात करते हैं, ठीक है। इस पॉइंट से और इस आखिरी पॉइंट के बीच जो डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, यानी कि ये वाली लेंथ, इसकी बात करते हैं, ये एल। जैसे हमने इसका निकाला, अब डिस्प्लेसमेंट लेंथ इस लेंथ से देखिए निकाल के, इस लेंथ से निकालिए कितना आएगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स इस वाली लेंथ से। तो देखो जरा, ये 45 है, ये 90 है, ठीक है ना। ये लेंथ कितनी आएगी, ये अच्छा ये भी देखो 90 है, ये वाला 90 है कि नहीं, तो ये 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप इस पूरे ट्राइंगल से ये वैल्यू निकालें, ठीक है, ये चाहे दो पार्ट में करके निकाल लो, जैसे भी सही लगे। हमें क्या पता है, ये पता है हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर निकालना है, तो साइन थीटा से निकाल ले, ठीक है ना। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेनस साइन थीटा, तो ये एल साइन थीटा हो गया। इसी तरह से इस ट्राइंगल से ये निकालो, एल साइन थीटा हो गया, ठीक है। समझ में आ गई बात। अच्छा, थीटा है कितना, थीटा अगर आप देखिए तो थीटा कितना है, 45 डिग्री है, ठीक है। टोटल लेंथ कितनी आ गई, 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा, थीटा 45 तो 2l साइन 45, यानी कि 2l इंटू साइन 45 1/√2, ठीक है ना। तो √2l आ गया ये। अब देखो आप फोर्स निकालो, ये लेंथ आ गई √2l, अब फोर्स निकालिए आप, आई लेंथ कितनी है, √2l मैग्नेटिक फील्ड बी, ये लेंथ भी तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही है। समझ में आ गई बात, वही आ गया कि नहीं, देखिए √2IBL। इसका मतलब क्या है कि जो हम लेंथ कंसीडर करते हैं वो डिस्प्लेसमेंट लेंथ होती है, ठीक है। जैसे अगला एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि एक मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से दिया गया है, एक मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक वायर, एक ऐसा वायर रखा गया, इसमें करंट फ्लो हो रही है आई, ठीक है ना, ठीक। इस तरह से करंट आई फ्लो हो रही है, ये वायर है कोई ए बी लेंथ का वायर है, मैग्नेटिक बी मत मानिए क्योंकि बी मैग्नेटिक फील्ड के लिए मानते हैं, तो चलो ये है ए या एक्स वाई के, एक्स वाई, ठीक है। ये एक्स वाई वायर एक रखा हुआ है इसमें। अब देखिए अगर इसके ऊपर हम फोर्स निकालेंगे, क्योंकि स्ट्रेट तो है नहीं, तो इसके छोटे छोटे एलिमेंट करेंगे, उनकी वजह से फोर्स निकालेंगे। इन छोटे छोटे एलिमेंट की वजह से जब आप फोर्स निकालोगे, ठीक है, तो आप इनका वेक्टर सम अगर करोगे तो देखिए क्या 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 होगा। क्या अगर आप डीएल 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 इन सब का वेक्टर सम करोगे ना, तो यही लेंथ आ जाएगी, ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की लेंथ, ठीक। जैसे मान लो ये एक वायर दिया गया है, आपसे कहा जाए कि इसमें करंट आई फ्लो हो रही है। अब इसमें लेंथ ये नहीं कंसीडर करेंगे, कौन सी लेंथ कंसीडर करेंगे, ये वाली, ठीक है। क्यों, अगर आप ये छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करो कि ये एक डीएल है, ये एक डीएल है, ये एक डीएल है, और इनका वेक्टर सम करो जरा, इनका और इनका वेक्टर सम करोगे ये आ जाएगा, इसका पॉलीगन लॉ से, इसका फिर इसके साथ वेक्टर सम करोगे ये आ जाएगा, फिर इस वाले का इसके साथ करोगे ये आ जाएगा, इस वाले का इसके साथ करोगे ये आएगा, और इसका इसके साथ करोगे तो ये आ जाएगा। पॉलीगन लॉ जो 11th में पढ़ते हैं। तो होगा क्या कि इनका वेक्टर सम अगर हम करते हैं इन छोटे छोटे डीएल एलिमेंट का, तो ये डिस्प्लेसमेंट लेंथ ही आ जाएगी लास्ट में इनका रिजल्टेंट, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आप लेंथ कंसीडर करते हो वो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट लेंथ होती है।
अगर इसके ऊपर हम फोर्स निकालेंगे तो फोर्स क्या आ जाएगा, करंट आई फ्लो हो रही है अगर, तो आई लेंथ कितनी है, एक्स वाई लेंथ, ठीक है, इंटू बी, और यहाँ पर परपेंडिकुलर रखा हुआ, जाहिर सी बात प्लेन ऑफ बोर्ड में रखा हुआ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो साइन 90, यानी कि लेंथ हमें कौन सी लेनी है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ। अब मान लीजिए कि एक इस तरह से लूप रखा गया है, ऐसे एक लूप रख दिया गया इस तरह से, और इसमें करंट फ्लो हो रही है आई। अभी हमने क्या कहा, हम कौन सी लेंथ लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट लेंथ। अब इसमें मान लो कि कोई इनिशियल पोजीशन ये था हमारा, ठीक है, अब लूप है ये पूरा कंप्लीट लूप, मतलब कंप्लीट लूप का मतलब है कि करंट ऐसे फ्लो हो रही है इसमें, ये कंप्लीट लूप, इसी में करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है। तो अगर आप यहां से स्टार्ट करोगे तो लौट के यहीं पर तो आ रहे हो, अगर इसको स्टार्टिंग पॉइंट मान के चलें तो एंडिंग पॉइंट भी तो यही है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। अगर आप ये स्टार्टिंग पॉइंट मानते हो तो यहां से आओगे यहीं पर एंड करोगे, डिस्प्लेसमेंट लेंथ 0 है, तो यहां पर जो L है, जो डिस्प्लेसमेंट लेंथ है वो है 0, तो फोर्स कितना होगा इस लूप के ऊपर, 0, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना आप, कोई अगर कंप्लीट लूप रखा हुआ है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, करंट कैरिंग है वो, तो उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होगा। जैसे एक एग्जांपल से देखिए, मान लेते हैं कि हमने कहा कि एक स्क्वायर रखा हुआ है या रेक्टेंगल रखा हुआ है, एक मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, और इसमें करंट फ्लो हो रही है आई, ऐसे आई करंट फ्लो हो रही है इसमें, ठीक है ना। अब अगर आप स्क्वायर रेक्टेंगल जो भी कंसीडर करें, सभी वायर के ऊपर फोर्स निकालें, तो देखो अगर ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है तो ये लेंथ L हुई, तो ये L, रेक्टेंगल है तो ये मान लो B हुई, तो ये भी B हुई, ठीक है ना। अब अगर इनके ऊपर अगर आप फोर्स निकालें, इन चारों वायर के ऊपर नेट फोर्स निकालें, फिर उनका वेक्टर सम कर दें, तो देखते हैं कि ये फोर्स नेट कितना आएगा, कितना आना चाहिए सर, 0 आना चाहिए, क्योंकि अभी तो हमने बताया आपको कि कंप्लीट लूप है तो 0 फोर्स होगा। तो देखो जरा इस वाले के ऊपर फोर्स कितना लगेगा, इस वाले के ऊपर फोर्स कितना लगेगा, ILB, परपेंडिकुलर रखा, बोर्ड के प्लेन में रखा हुआ, और मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, इसके ऊपर कितना लगा, IBB, इस पे कितना लगा, ILB, इस पे कितना लगा, IBB, लेंथ B है इसकी, ठीक है ना। अब देखिए फोर्स की डायरेक्शन देखो, पाम रूल से निकालो अगर, तो करंट की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, फोर्स किधर लगा, ऊपर की तरफ लगा फोर्स, करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, ये लेफ्ट हैंड रूल से भी निकाल सकते हो, ठीक है। इसी तरह से इस पे निकालिए, करंट की डायरेक्शन आपकी इधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, फोर्स किधर लगा, नीचे की तरफ लगा फोर्स, ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट है अगर, तो क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे दूसरे को, 0 हो जाएगा। इसी तरह से ये देखिए, ये करंट नीचे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट नीचे की तरफ, फोर्स किधर लगा, बाहर की तरफ लगा फोर्स, ठीक है। इसमें देखो करंट ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, अंदर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ, फोर्स किधर लगा, इस साइड में लगा फोर्स, तो इस पे फोर्स इधर लगा, इस पे फोर्स इधर लगा, तो इन दोनों का भी नेट फोर्स कितना हो गया, 0 हो गया, तो F नेट कितना हो गया यहाँ पर, ठीक है। मतलब अगर कोई करंट लूप रखा हुआ है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, कोई करंट लूप किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, 0, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए एक मैग्नेटिक फील्ड है,
और उसमें ऐसे एक वायर रखा हुआ है, ठीक, ये हेमी स्फेरिकल शेप है इसका, सेमी सर्कुलर शेप है। मान लो कि ये रेडियस है इसकी r और इसकी भी रेडियस है r, ठीक है ना। अब इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, हमने क्या बताया आपको, डिस्प्लेसमेंट लेंथ लेनी है, यानी कहां से कहां तक, ये स्टार्टिंग पॉइंट इस वायर का और ये एंडिंग पॉइंट, तो यहां से लेकर के यहां के बीच तक की लेंथ लेनी है। तो 2r 2r 4r, यानी लेंथ की जगह पर क्या रखना है 4r। फोर्स कितना हो गया I इंटू 4rb, ठीक है। r की कोई वैल्यू दी होगी तो यहाँ पुट कर देंगे, मैग्नेटिक फील्ड कोई वैल्यू दी होगी वो यहाँ पुट कर देंगे, करंट दी होगी वो पुट कर देंगे। समझ में आ गई बात है, ठीक है ना। इस तरह से हम जो है वो फोर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है सर, तो ये करंट की डायरेक्शन आप जैसे ऐसे कंसिडर कर रहे हो ना, तो इस केस में क्या हो गया, अगर आपने ये लेंथ लिया डिस्प्लेसमेंट लेंथ, तो करंट यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ पर पहुंची, यानी करंट की डायरेक्शन ये कंसिडर किया ऐसे इस डायरेक्शन में। तो फोर्स किधर लगा, लेफ्ट हैंड रूल से देखें आपकी, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, करंट इधर की तरफ, फोर्स किधर लगा ऊपर की तरफ। पाम रूल से देखें, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट इधर की तरफ, फोर्स किधर लगा बाहर की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है ना। तो इस वायर के ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक। समझ में आ गई बात। ऐसे ही ये दो हैं, ये दो शेप हैं, सेमी सर्किल है, मान लेते हैं रेडियस है r, ठीक है ना, सेमी सर्कुलर है, रेडियस है r। अब आपको इसमें बताना है नेट फोर्स, करंट फ्लो हो रही है I, इसमें भी करंट I, ठीक है, हो गया, किया। देखिए ये तो बन रहा है एक पूरा लूप, करंट ऐसे गई, ऐसे लौट के फिर ऐसे ही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स कितना हुआ इसके ऊपर 0। अब इसमें देखो, लेकिन इसमें एक तो करंट की डायरेक्शन ये दी है और इधर करंट की डायरेक्शन ये दी है, ठीक है। यहां कंप्लीट लूप नहीं बना, यहां फोर्स होगा, देखिए करंट की डायरेक्शन ये और ये, ऐसा नहीं करंट यहां से स्टार्ट करके यहीं पर आ रही, ये दोनों करंट यहां से जा रही हैं और यहां पर आएंगी, तो ये लूप नहीं है, यहां फोर्स होगा, ठीक है। जहां से करंट स्टार्ट करे वहीं लौट के आ रही है वही करंट, तो लूप है वो, बता चुका हूं मैं पहले भी इसमें। अब देखो अगर ये रेडियस हमें r दी जाए तो टोटल लेंथ कितनी हो गई 2l 2r, ठीक है ना। तो इस वाली लेंथ पर फोर्स कितना आएगा, अगर हम इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान लें, इसको 1 और 2 मान लें, तो F1 कितना आएगा, F1 आएगा IPL, यानी कि I B और 2R। इसी तरह से F2 कितना आएगा, देखो डिस्प्लेसमेंट लोगे ना, तो यहां से और यहां तक का डिस्प्लेसमेंट इस वाले के लिए, केवल इतने पोर्शन के लिए, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट 2R ही होगा कि नहीं, यही तो होगा डिस्प्लेसमेंट 2R, यानी कि इसकी वजह से 4 आया IB 2R। अब देखो दोनों की डायरेक्शन एक ही है, इस वाले के जब डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट कंसीडर करोगे तो वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा, यहां से स्टार्ट करके यहां पर एक ही डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, F1 प्लस F2, यानी कितना आ गया ये 4IBR,
दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, डायरेक्शन देखिए पाम रूल से, ये करंट की डायरेक्शन इधर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, फोर्स किधर लगा, ऊपर की तरफ लगा फोर्स, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, इन अपवर्ड, इन प्लेन ऑफ पेपर या प्लेन ऑफ बोर्ड। ठीक है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा इसके ऊपर फोर्स। ठीक, इस तरह से कोई अगर आपको स्ट्रेट वायर नहीं दिया है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा वायर दिया है, तो उसमें हमें क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ लेनी है। अगर कोई कंप्लीट लूप दिया गया है तो उसमें क्या हो जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। अब देखिए अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, हम फॉर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब, मान लो कि हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया है, ये वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है I1। ठीक है, तो इसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो राइट हैंड थंब रूल से निकाले तो ऐसे होगा, इधर ऐसे नीचे जाएगा, इधर ऊपर आएगा, यानी कि इधर डॉट इधर क्रॉस, इस तरह से होगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना। अब देखिए मान लो हम एक क्वेश्चन कंसिडर करते हैं, फाइंड द नेट फोर्स ऑन द वायर 2। ये वायर 1 है मान लो, और एक वायर 2 इस तरह से रखा गया है ऐसे, ये है वायर 2। ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रही है I2। ठीक, अब देखिए इसकी लेंथ है L लेंथ है इसकी। अब इसके ऊपर अगर फोर्स निकालना हो, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, करंट इसमें I2, मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से B और लेंथ L। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वायर से दूर बढ़ते जाते हो इसका मैग्नेटिक फील्ड घटने लगता है, यानी कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ और होगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, इस तरह से क्या होगा, हर जगह पर अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड होगा। मान लो कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस A दी गई है हमें, इस वायर से इस वायर के बीच में डिस्टेंस A। अब ये जो कंडक्टर है, ये जो वायर है, इसके हर एक पार्ट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू अलग अलग होगी। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, यहाँ कम होगा, यहाँ कम होगा, और कम होगा, और कम होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इस वायर पर, इस कंडक्टर पर यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, हम कोई एक छोटा सा एलिमेंट पहले कंसीडर कर लेते हैं। मान लो कि हमने इसका एक एलिमेंट लिया dx, यहाँ पर कहीं पर भी एक एलिमेंट dx ले लिया, और ये एलिमेंट dx यहाँ से x डिस्टेंस पर है। अब ये एलिमेंट बहुत छोटा है, मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस एलिमेंट में एक जैसी ही है। ठीक है, बहुत छोटा सा एलिमेंट लिया। तो अगर इस एलिमेंट के ऊपर फोर्स निकालें, ठीक है, और फिर इंटीग्रेट कर दें तो निकाल आएगा नेट फोर्स इसके ऊपर। तो देखिए फोर्स ऑन एलिमेंट dl। ठीक है, dl एलिमेंट के ऊपर हम पहले फोर्स निकालेंगे। तो यहां पर फोर्स निकालने के लिए यहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ठीक है ना, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, लेंथ तो dxi है, करंट इसमें I2 फ्लो ही हो रही है, यानी कि जो फोर्स हुआ वो क्या आया, I2 मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ dx। अब देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, यहाँ से x डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर, एक तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा इस जगह पर क्रॉस, और मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना, तो हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, बायो सावर्ट लॉ से भी निकाला है और एम्पियर सर्किटल लॉ से भी निकाला है कि ये मान लो इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर से x डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है,
म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, आर का मतलब डिस्टेंस, तो यहाँ पर डिस्टेंस है x। इसमें करंट कितनी है इस वाले वायर में, I1, ठीक है ना। I1 करंट वाले वायर से x डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड एम्पियर सर्किटल लॉ से कितना आ गया, म्यू नॉट I1 करंट अपॉन 2 पाई इंटू x डिस्टेंस। तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पर हो गया, कितना आया, I2 इंटू म्यू नॉट I1 2 पाई x और dx, ठीक है। अब क्या करना है, dx को इंटीग्रेट कर देना है, कहां से कहां तक, a से, इस यहां से देखिए, यहां से a डिस्टेंस से लेकर के और a प्लस एल डिस्टेंस तक, वायर कहां से कहां तक है, इससे a डिस्टेंस से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस क्या है इस वायर से, a प्लस एल। तो a से लेकर के a प्लस एल तक इंटीग्रेट करेंगे, a से स्टार्ट करके a प्लस एल तक। तो नेट फोर्स कितना हो गया, नेट फोर्स ऑन कंडक्टर 2, कंडक्टर 2 पर नेट फोर्स कितना हुआ, F इज इक्वल टू, इंटीग्रेट कर दिया कहां से कहां तक, A से A प्लस एल तक, A टू A प्लस एल, म्यू नॉट I2 म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई x dx। तो कांस्टेंट टर्म को बाहर करें, कितना आया, म्यू नॉट आया, I1 आया, I2 आया अपॉन 2 पाई, ठीक है ना। A से A प्लस एल 1 अपॉन एक्स dx, ठीक है। अब 1 अपॉन एक्स dx क्या होता है, लॉग x, तो आ गया म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई लॉग x A टू A प्लस एल, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई लॉग A प्लस एल माइनस लॉग A, लॉग A माइनस लॉग B, लॉग A बाई B। तो ये कितना आ गया फोर्स, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई लॉग A प्लस एल अपॉन A, ठीक है। ये आ गया नेट फोर्स। तो इस तरह से नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, फिर घटते 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 यहाँ कम होती चलेगी। तो हम छोटा सा एक एलिमेंट कंसिडर करेंगे, उस एलिमेंट के ऊपर फोर्स निकालेंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे कि वो एलिमेंट कहाँ से कितनी दूरी पर कंसिडर किया, x पर dx एलिमेंट। फिर जब इंटीग्रेट करोगे तो कहाँ से कहाँ तक, a से लेकर के a प्लस एल तक। ये वाली लेंथ कहाँ से, a स्टार्ट करते हैं और a प्लस एल तक पहुँचते हैं। तो इस तरह से नॉन यूनिफॉर्म में हम कर सकते हैं इसको। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। मान लीजिए ऐसे ही एक वायर फिर से है और इसमें करंट है I1। यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगुलर लूप लिया है, इस तरह से एक लूप है, ठीक है। इसमें करंट फ्लो हो रही है I, या इसमें I1 लिया तो इसमें I2 ले लो, I2 करंट फ्लो हो रही है इसमें। ऐसे ये A डिस्टेंस पर यहाँ से रखा हुआ, यहाँ से यहाँ तक A है, ये वाली लेंथ है L, ये वाली लेंथ है B, ठीक है। ऐसे करंट फ्लो हो रही है। अब देखिए, अगर इस लूप पर हमें, अब यहां पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि नेट फोर्स तो जीरो होगा। नेट फोर्स जीरो कब होगा, जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म में नहीं होगा, देखेंगे अभी करके, सॉल्व करके निकलेगा आंसर। अगर हम ये आमने सामने वाले की बात करें, इन दोनों की बात करें, ठीक है, तो इन दोनों के ऊपर फोर्स एक जैसा लगेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा कि नहीं। अभी हम फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं कि नहीं। इसके ऊपर फोर्स, अगर हम
राइट हैंड पाम रूल से देखें तो इसका मैग्नेटिक फील्ड, पहले तो राइट हैंड थंब रूल से इसका मैग्नेटिक फील्ड देखें, नीचे की तरफ जाएगा, सब जगह पर क्रॉस होगा मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन यहां पर ज्यादा होगा, जैसे से इधर बढ़ेंगे कम हो जाएगा। इस वाले वायर पर देखिए फोर्स कितना लगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट डायरेक्शन ऊपर की तरफ, इधर की तरफ, तो फोर्स किधर लगा, ऊपर की तरफ लगा इसे, ये हो गया फोर्स। ठीक है, इस वाले पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट की डायरेक्शन थंब, ये थंब की डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन, फोर्स किधर लगा, नीचे की तरफ। अगर इस फोर्स की वैल्यू निकालिए तो कितना आएगी, अभी हम निकाल चुके हैं। एल लेंथ का वायर अगर इस तरह से रखा हुआ है तो कितना आएगी, एफ इज इक्वल टू आएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई लॉग A प्लस एल अपॉन ए। इसी तरह इसके ऊपर भी यही आएगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई लॉग A प्लस एल अपॉन ए। चाहे तो आप पूरा कैलकुलेट करें, हम कर चुके हैं पहले। अब ये दोनों इक्वल और अपोजिट फोर्सेस, ये तो कर देंगे जीरो। ठीक है, इसके ऊपर फोर्स लगा इधर की तरफ, देख लेते हैं रूल से। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट की डायरेक्शन नीचे, फोर्स इधर लगा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, तो फोर्स इधर की तरफ लगा। इसके ऊपर लगेगा फोर्स इधर, इसके ऊपर लगेगा फोर्स इधर। ठीक है, मान लो कि ये है F1, ये F2, ये F3, ये F4, ये F3। इस तरह से फोर्स लग रहे हैं। तो F1 और F3 तो इक्वल एंड अपोजिट है, कैंसिल कर देंगे, जीरो कर देंगे। अब जरा हम F2 और F4 को देखें तो देखो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होगा, इस वायर पर अगर मैग्नेटिक फील्ड देखें तो म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई ए। डिस्टेंस कितनी है, ए। इस वायर की डिस्टेंस कितनी है, ए प्लस एल, ए प्लस एल। यानी कि F2 जब आप F4 निकालोगे तो F4 एक्चुअली क्या आएगा, F4 आएगा, F4 में करंट कितनी है इस वाले वायर में, I2, I हो गया। B मैग्नेटिक फील्ड कितना है यहां पर, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई ए। ठीक है, ये करंट कैरिंग वायर रखा है, इस वायर में करंट कितनी फ्लो हो रही है, I2। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, इस वाले वायर की वजह से कितना है, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई ए। तो I हो गया, करंट हो गया, और लेंथ इसकी हमने B मान रखी है। ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम F2 देखें तो F2 के केस में क्या आ जाएगा, F2 कितना आ जाएगा, करंट F2 में भी I2 ही फ्लो हो रही है, I2। ये इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, अब डिस्टेंस कितनी हो गई, A प्लस एल। तो म्यू नॉट I1 2 पाई A प्लस एल इंटू इसकी भी लेंथ कितनी है, B। ठीक है, अब देखो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, यहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, मतलब F4 F2 से ज्यादा होगा ही। ये दोनों तो कर देंगे जीरो, इन दोनों को हम डिफरेंस निकाल लें तो कितना आया, नेट फोर्स आया हमारे पास F4 माइनस F2। देखो क्या क्या कॉमन है, म्यू नॉट I1 I2 2 पाई और B, म्यू नॉट I1 I2 2 पाई B, ये हो गया कॉमन। बचा क्या, 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन A प्लस एल। ये आ गया नेट फोर्स।
ठीक है। तो इस तरह से हमने कुछ यूनिफॉर्म फील्ड के लिए, कुछ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के लिए कुछ कॉम्बिनेशंस देखे और फोर्स फाइंड किया। ठीक है। एक लूप अगर मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो जीरो नहीं है। ठीक है। यूनिफॉर्म में है तो जीरो है, नॉन यूनिफॉर्म में है तो जीरो नहीं है। ठीक। तो आज हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में कितना फोर्स लगेगा इसके बारे में पढ़ा। अगले में हम पढ़ेंगे कि दो पैरेलल अगर वायर रखे हैं और उनमें करंट फ्लो हो रही है तो उनका आपस में कितना फोर्स लगेगा। ठीक है। उन दोनों में आपस में कितना फोर्स लगेगा ये फाइंड करेंगे। तो देखते रहिए चैनल और शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।